नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, आज हम एपिसोड 3 के साथ आए हैं जो कि यूपी आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करने वाले हैं। भारतीय राजतंत्र सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इस बात को समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, 2016 के पेपर पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि 2016 में 2 पेपर हुआ था, तो एक पेपर जो हुआ था वह किसी वजह से आयोग ने उसे निरस्त कर दिया था, उस प्रारंभिक परीक्षा को ही पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस पेपर पर जो कैंसिल हो गया था। ठीक है, उस वक्त रिजल्ट नहीं आया, लोगों का उस परीक्षा के आधार पर मेंस नहीं लिया गया, लेकिन आयोग का प्रश्न तो हमारे पास आ गया। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम कुछ और अधिक टॉपिक पर चर्चा कर ले, हमारे लिए यह फायदेमंद ही हो जाएगा। तो फिर से आप समझ लीजिए, भारतीय राजतंत्र प्रारंभिक परीक्षा 2016 का जो निरस्त हो गया पेपर था, यूपी आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह मामला आपको क्लियर हो गया। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि यूपी आरओ एआरओ का जो यह भी वैकेंसी आया है, इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति आईएएस ने ऑनलाइन कोर्स जारी किया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से शामिल किए जाएंगे। कोर्स की विशेषता क्या है? 130 से अधिक जो है कक्षाएं होगी, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको दी जाएगी। कोर्स की वैधता की बात करूं तो 1 वर्ष तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। इसके अलावा 15 टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट के टेस्ट शामिल होंगे। जिस भी विषय और खंड की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए 4,999 फी ही रखा गया है। और प्रारंभ यदि इस कोर्स की बात करूं कब होगा तो 1 नवंबर 2023 से हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको दी जाएगी। तो जो लोग सुबह के समय में सहज हैं वह सवेरे 8 बजे से ले सकते हैं, और कुछ लोग शाम के 4 बजे वाले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है 2016 के प्रारंभिक परीक्षा जो कि निरस्त हो गया था उसकी बात करूं तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? फिर से कहूंगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूरी तरह से सही से पढ़ना है, और प्रश्न का जो पुछल्ला शब्द है उस पर सही से ध्यान देना है। यहां कहा गया आधार नहीं हो सकता, नहीं शब्द की चर्चा की गई है। जल्दीबाजी में संभव है आप आधार हो सकता है पढ़ के निकल जाएं और गलत कर लें। तो यहां पर देखिए कीवर्ड क्या होगा, प्रीलिम्स के जब भी प्रश्नों का समाधान करें कीवर्ड को सबसे पहले पहचान लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा की चर्चा की गई है? आपात की उद्घोषणा जो की जाती है तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि आपात कुछ कारणों के वजह से लगाया जाता है, उसके कुछ आधार होते हैं, मनमाने ढंग से ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसकी पूरी चर्चा जो है वह संविधान में लिखित रूप से दी गई है, उसको आधार बनाते ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो इसमें कुछ आधार दिए गए हैं, इसी में से एक आधार जो है वह नहीं होगा। ठीक है, और जो नहीं होगा यानी कि जो गलत होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए, तो इससे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर संविधान की जब बात की गई है, भारतीय संविधान की, तो इसके भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है कि आपातकाल कैसे होगा, किस परिस्थितियों में होगा। और इसमें अगर बात करूं तो जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रत्येक भाग में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उस अनुच्छेद के माध्यम से चीज़ें जो है वह डिसाइड किया जाता है। तो इसके तहत जो है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत यह बताया गया है कि कुछ आधार दिए गए हैं। और यहाँ यह भी समझना है कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है वह कौन करेंगे, तो वह प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कुछ बातें जो है किसी भी टॉपिक पर अगर आप चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके साथ जो है उसको आप पूरी तरह से समग्रता से उसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि संभव है आयोग दोबारा ये प्रश्न ना पूछे, लेकिन इसके इर्द गिर्द तो घूम ही सकता है। अनुच्छेद इस बार पूछ ले, कौन उसकी उद्घोषणा करता है ये पूछ ले, किस भाग में ये पूछ ले, तो आपको पूरी तरह से वो चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेंगे तो राष्ट्रपति कुछ आधार पर इसकी उद्घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति को यदि लगता है, सलाह दिया जाता है कि भारत या उसके किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बन रही है कि वहां पर जो है सुरक्षा कारण जो है वह खराब हो रहा है, आपातकाल लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। उसके कुछ आधार हैं, जैसे कि युद्ध की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तब
सशस्त्र विद्रोह हो जाता है भारत के किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, तब भी, या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति हो जाती है, जैसे कि भारत पर आक्रमण पाकिस्तान ने कर दिया या चीन ने कर दिया और बड़े स्तर पर, ठीक है। तो यदि ये 2-3 आधार बनते हैं, उसके आधार पर राष्ट्रपति इसका निर्णय लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। युद्ध, जैसा मैंने कहा कि उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 352 ये कहता है। तो युद्ध तो है, बाह्य आक्रमण की चर्चा हमने किया ही, सशस्त्र विद्रोह किसी क्षेत्र में हो गया, किसी राज्य में हो गया, तब भी उस क्षेत्र पे आपातकाल लग सकता है। यहाँ पर आंतरिक अशांति की बात की गई है, इसको ध्यान में रखना है। आंतरिक अशांति आधार नहीं है आपातकाल लगने का। देखिए पहले आंतरिक अशांति जो है यह भी आधार हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 में लाया गया था, यह भी लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। 1978 में लाया गया था और इसके तहत जो है यह जो मामला है आंतरिक अशांति का मामला, इसको सशस्त्र विद्रोह में शामिल कर दिया गया था। मामला पूरी तरह से क्लियर हो गया। यानी कि 1978 से पहले आंतरिक अशांति जो है वह आपातकाल का एक आधार हो सकता था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उसके तहत क्या किया गया, आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह को ही शामिल कर लिया गया। तो अब जो आधार है वह यही आधार है। इसका मतलब है कि इसमें कहा गया था कि आधार नहीं हो सकता है, तो आधार नहीं डी होगा, आंतरिक अशांति, इसीलिए इसका सही जवाब जो है वह डी ही हो जाएगा। यहाँ पर आपको व्याख्या दे दिया गया है, आप इस व्याख्या को समझ सकते हैं। वैसे यह जो पूरा पीडीएफ है वह आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी संबंधित सब्जेक्ट हैं, जिस पर भी डिस्कशन कराया जा रहा है, सभी का पीडीएफ वहां पर हूबहू यही उपलब्ध करा दिया जा रहा है, ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी सहूलियत हो। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संदर्भ यहाँ भारतीय संविधान का लेना है। 2 कथन दिया गया है, तसल्ली से समझना है। संघ की बात की गई है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसकी चर्चा की गई है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पूछा गया है कि क्या यह कथन सही है या गलत है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि संघ का जो मंत्रिपरिषद होता है निश्चित तौर पर वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसका मतलब यह कथन जो है सही है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है संघ के मंत्री, ठीक है, संघ के मंत्री के बारे में बातें की गई है। संघ के मंत्री जो है प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। यहां पर ध्यान से समझना है। देखिए संघ के जो मंत्री होते हैं वह प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण नहीं करते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। तो अब यहां समझना है कि यदि ये जो है मंत्री किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं, तो यहां पर जवाब इसका है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है मंत्रिपरिषद में, वह मंत्रियों में जो है प्रमुख होता है। बस इतनी सी बात ही कही गई है, अलग से कुछ ज्यादा उनको अधिकार नहीं दिया गया। इस बात को समझ लेना है। संविधान में जितने भी मंत्री होंगे उस मंत्रिपरिषद का वो प्रमुख होते हैं, ठीक है, इतना उनको अधिकार है। लेकिन जो संघ का मंत्री होता है वह प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करते हैं। वह किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। और इसकी चर्चा जो है वह आर्टिकल 75(2) के तहत किया गया है, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लेना है। और यह जो कहा गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, वह यहां से आपको समझ लेना है, यह आर्टिकल 75(3) के तहत कहा गया है। तो यह दोनों बातें आपको समझ में आ गया। अब विकल्प को देख लीजिए। विकल्प में कहा गया केवल एक सही है, तो यहां पे हमने देखा कि केवल एक ही सही है, इसीलिए इसका सही जवाब जो है वह ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का समाधान भी हमने कर लिया। अब हम प्रश्न 3 पे चलते हैं। यहां पर 2 सूची दिया गया है और आपको सही मिलान करके दिखाना है। देखिए क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का
चयन कीजिए, देख लेते हैं। आसानी है, कुछ कठिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताऊं कि आरओ और एआरओ का एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वह उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा और भी जो एग्जाम लिए जाते हैं राज्य स्तरीय एग्जाम, उससे थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है। ठीक है, इसलिए यदि आप इस परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको अध्ययन थोड़ा सा समझदारी से करना पड़ेगा। फैक्ट तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, लेकिन इस फैक्ट के अलावा आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी होगी। प्रश्नों के स्तर को देख करके आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर दो सूची दिया गया है। यहाँ पर सूची तो जो दिया गया है वो संविधान की अनुसूची दी गई है। ठीक है, कुछ अनुसूची संविधान का दे दिया गया है और यह बताया गया है कि संविधान के उन अनुसूची में किस बात की चर्चा की गई है, यह सूची 2 में दे दिया गया है। बात क्लियर है? चलिए, अब यहां पर देखते हैं 7वीं अनुसूची के सामने लिखा गया है, क्या यह भाषा के लिए है? 7वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है, तो यह गलत जवाब है। 7वीं अनुसूची में जो है वह भाषा की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। इस बात को आपको समझ लेना है। 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है कि संघ के पास, राज्य सूची के पास, मतलब राज्य और संघ के पास क्या क्या विधायी शक्तियां होगी उसका वितरण कर दिया गया है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची का मतलब ये जो ए का सही जवाब 3 हो जाएगा। तो ए का सही जवाब देखिए 3 2 जगह यहाँ पर है, यानी कि बी तो पहले ही गलत हो गया और डी पहले ही गलत हो गया, यानी कि ए और सी में से ही कोई सही जवाब होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची की यहाँ चर्चा की गई है। 8वीं अनुसूची के सामने लिखा हुआ है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। ठीक है, तो क्या दल बदल कानून जो है वो 8वीं अनुसूची के तहत लगता है? नहीं। 8वीं अनुसूची में किस बात की चर्चा की गई है? भाषा की चर्चा की गई है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है और 8वीं अनुसूची में फिलहाल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, यह भी नोट कर लेना है। तो देखिए, बी का सही जवाब हो जाएगा 1। तो यहां पर आप देख लीजिए, बी का सही जवाब 1 है। यह यहां भी सही है और यहां भी सही है, यानी कि मामला भी और आगे चलना है। यहां भी जवाब नहीं मिल पाया, खेल थोड़ा और चलेगा। 9वीं अनुसूची की बात की गई है। अब 9वीं अनुसूची की जो बात की गई है, यहाँ पर इसके समक्ष लिखा हुआ है विधायी शक्तियों का वितरण, जो कि पहले ही 7वीं अनुसूची का हो चुका है। 2 हमारे पास बचा है। तो 9वीं अनुसूची में या तो दल बदल परिवर्तन की बात किया जाए या फिर कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण होता है। यह जो है काफी चर्चा में भी रहता है, यानी कि सरकार किसी मुद्दे पर कानून बनाती है और सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी रिव्यू ना कर ले, इसके लिए क्या करती है सरकार, उस अधिनियम को 9वीं अनुसूची के तहत डाल देती है। ठीक है, यदि 9वीं अनुसूची के तहत चला जाता है तो मान के चला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अब दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन आजकल व्यवहारिक रूप में ऐसा रह नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है। ठीक है, आधारभूत संरचना, और फिर उसको उसके तहत जो है वह रिव्यू कर सकती है। तो फिलहाल ये है कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, यानी कि सी का सही जवाब 4 हो जाएगा। अब सी का सही जवाब देखिए, यहाँ 2 दिया गया है तो गलत हो जाएगा और सी का सही जवाब है 4 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब यह सी हो जाएगा। अगले विकल्प तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन देखिए, अब 3 हम ढूंढ ही चुके हैं तो एक ही बच गया है, 10वीं अनुसूची, और वह दल बदल कानून पे होता है। अब जानते हैं कि जो विधायक वगैरह होते हैं या सांसद होते हैं, दल बदल करते हैं, उसके कुछ प्रावधान होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसका यदि पालन नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो यह बातें यहाँ पर की गई है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी का वह दूसरा होगा और यहाँ पर डी का दूसरा, तो सही जवाब इसमें सी हो गया। ठीक है, आपको ये बातें क्लियर होगी, यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ये इसी बात पर मैं बार बार जोर देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आते हैं और फिर कहते हैं कि मैं सही करके आया हूं, जब यहां आके घर आके प्रश्न पढ़ते हैं तब उनको पता चलता है अरे ये गलती हो गई। अब अपने आप में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि आप प्रश्न जान रहे थे पर जल्दीबाजी में आपने सही से नहीं देखा प्रश्न को। परीक्षा भवन में किसी भी वजह से दबाव हो सकता है, समय की कमी हो सकती है और यह जो है नादानी में गलती कराए हैं। तो इसलिए प्रश्न जब भी देखिए, प्रश्न के एक एक शब्द को देखिए, क्योंकि प्रश्न अगर आप सही से समझ गए तो 50% उत्तर तो आप वही निकाल लेंगे। प्रश्न को समझना ही अपने आप में उसको सही से उत्तर तक पहुंच जाना है। तो भारतीय संविधान के आधार पर आपको कहा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, इस बात पर गौर करना है। यहां भी
दो सूची दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ भाग दिए गए हैं संविधान के और बताया गया कि उस भाग में किस बात की चर्चा की गई है, या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ बातें दी गई है, कुछ विषय वस्तु, और वह किस भाग में चर्चा में लाया गया है। तो यह चीजें आपको अभी फाइंड करके हम लोग को निकालना है। यहाँ पर 2-3 बातें दी गई है। देखिए पंचायत, पहले ए की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि ए में क्या कहा गया है। ए में पंचायत की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए पंचायत जो है भाग 9 में इसकी चर्चा की गई है। तो क्या यह सही है? तो निश्चित तौर पर जो पंचायत है वह भाग 9 में ही दिया गया है। ठीक है, अब यह नगर पालिका की चर्चा करते हैं, तो नगर पालिका की चर्चा भी जो है भाग 9 क में दिया गया है। मैंने कहा कि कुछ चीजें जो ऐसी है वह आपके लिए फैक्ट होगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और वहां पर उपाय नहीं हो सकता है। सहकारी समिति की चर्चा जो है भाग 9 ख में दिया गया है, तो बिल्कुल सहकारी समिति की चर्चा भाग 9 ख में है। अब यहां पर कहा गया है क्या अधिकरण की चर्चा भाग 10 में है? यह गलत हो जाएगा। अधिकरण की जो चर्चा है वह भाग 10 में नहीं है, बल्कि अधिकरण की चर्चा जो है यहां पर नोट कर लीजिए संविधान के 14 क में है ना। तो 14 क के तहत अधिकरण की चर्चा यहां पर की गई है। लेकिन एक प्रश्न तो बन जाता है कि भाग 10 में फिर किस बात की चर्चा की गई है। मैंने पहले कहा था कि हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई विकल्प गलत हो जाए तो फिर वह गलत क्यों हो रहा है, इस बात की चर्चा हम कर लेंगे। देखिए 10 में कहा गया है कि कोई जो क्षेत्र है वह अनुसूचित क्षेत्र यदि हो जाता है, ठीक है, तो इस 10 में अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो इसका सही जवाब सुमेलित नहीं है कहा गया है, तो डी सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। इसको यदि आपको समझना है तो थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, फिर भी बता देता हूं कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। यह बहुत जरूरी है भी आपके लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटी में एक टॉपिक जो बहुत जरूरी हो जाता है वह जो है पंचायती राज का टॉपिक होता है। ठीक है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, यहां से प्रश्न आना ही आना है। प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न देखेंगे होगा, और उसके लिए आपको इस 2 संशोधन को ध्यान से समझ लीजिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को समझ लीजिए। इसके तहत ही सारा काम ये जो है यह किया गया था। उसमें भाग 9 लाया गया था, भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, 9 क के तहत नगर पालिका लाया गया था, और 97वां संविधान संशोधन भी हुआ था जो कि 2011 में हुआ। तो यहां पर समझ लीजिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। और इस अधिनियम का जब संशोधन किया गया था तो इसके तहत जो है सहकारी समितियों की चर्चा की गई थी। यहाँ जो आपको सहकारी समिति दिख रहा है यह 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत किया गया था। इतनी बातें आप अगर मोटा मोटी जान लेते हैं तो मैं समझता हूँ इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका समाधान आप कर ले जाएंगे। चलिए, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, अब 5वें पर चलते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी, इसको ढंग से समझना है क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी जटिल है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ तो हिंदी में दिया गया है, प्रश्न पत्र पे क्या रहेगा, इंग्लिश में भी भाषा दिया रहेगा। तो जैसे ही हिंदी में कुछ बातें नहीं समझ में आना है तुरंत इंग्लिश को देख लेना है। इतनी इंग्लिश हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाएगा। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी कि संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ जो है उसको प्रकाशित करने की बात की गई थी, तो फिर यह बात जो है करने के लिए किस संविधान संशोधन को करना पड़ा था। यह पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं फैक्ट है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। और यह जो है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, इसके तहत यह काम जो है किया गया था। उस वक्त जो है यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 1987 में यह संविधान संशोधन लाया गया था। इसके भाग 2 में इसकी चर्चा की गई थी। इसके भाग 2 में संक्षिप्त नाम पर भी चर्चा किया गया था। उसके बाद हिंदी में जिस तरह से यहाँ कहा गया है कि प्राधिकृत हिंदी के पाठ का जो है प्रकाशित करने की बात, वह भी इसके तहत किया गया था। तो यह 5 प्रश्न जो है यह आपके लिए इस प्रश्न पत्र में दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह प्रश्न पत्र जो है किसी कारणवश से उस वर्ष ऐसा कुछ हुआ होगा 2016 में कि इस प्रारंभिक परीक्षा को आयोग ने निरस्त कर दिया था और दोबारा प्रारंभिक परीक्षा लिया था। लेकिन हमारे लिए प्रश्न आ गए, 5 टॉपिक आ गया, तो हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब जो है अगले लेक्चर में एपिसोड 4 जो आएगा उसमें मैं फिर से प्रारंभिक परीक्षा 2016 की ही चर्चा कर रहा हूँगा, लेकिन जो दोबारा री एग्जाम हुआ था
उस पेपर की चर्चा करूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।